अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम ज़ेर बहस है, लेकिन मौलाना फजल रहमान 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कह रहे हैं कि हुकूमत ने 11 वोट ख़रीद लिए थे। ये दावा बल्कि इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, इसका जायज़ा लेंगे। अलावा जी IPPs के बारे में इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए हासिल किए हैं। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब साहब, मौलाना की बात आपने सुनी है, आप क्या कहेंगे? ये दावा है या वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या वो हुकूमत के अब इस वक्त आपको ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं कि 11 वोट हुकूमत ने ख़रीद लिए थे 26वीं आइनी तरमीम में? अच्छा, इस सवाल के तीन पहलू हैं कि दावा है या इल्ज़ाम है। दावा भी है और इल्ज़ाम भी है और सच भी है। अच्छा, दोनों चीज़ें एक बात या तीनों चीज़ें। और जहाँ तक इसमें पॉइंट स्कोरिंग की बात है कि वो जो कुछ कर चुके हैं, जो उन्होंने किया और पहले जो बातें की और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो हमारी भी प्रेडिक्शन थी कि एट द एंड मौलाना ने हुकूमत के साथ जाना है, वो अपना जो भी कर रहे हैं ठीक है, अमेंडमेंट्स के हवाले से उनकी जो भी कोशिश है, जौन सी उन्होंने दफात शामिल करानी है, जौन सी उन्होंने उसमें से मिनहा करनी थी, वो हुई हैं। चूँकि 56 दफात या नुकात का मुसवदा था हुकूमत का, जबकि जो फाइनल हुआ 26वीं आइनी तरमीम जिस शक्ल में हुई वो 22 नुकात पर मुश्तमिल है। उसमें 5-6 नुकात जो है ना वो मौलाना के अपने अलग से दिए हुए भी हैं, जिनमें बहरहाल मैं एक क्रेडिट मौलाना को देता हूँ, फिर इस बात पे आता हूँ। और वो क्रेडिट ये है कि सूद के हवाले से जो डिस्क्रेडिट भी समझा जाता है कि उन्होंने वो शामिल करवा दिया कि सूद का बतदरीज खात्मा किया जाएगा। जबकि आप कह लें जो शरी कोर्ट है, वफाकी शरीयत कोर्ट है, वो एक इदारा है जो जिसकी तरफ से ये वाजे तौर पे फैसला आ गया था कि इसका खात्मा कर देना है। अच्छा, इस पे फिर एतराज भी आया कि ये तो शायद हुकूमत को मजीद कोई मौका दिया जा रहा है कि जी वो फौरी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते और नहीं कर रहे। और सूद ज़ाहिर है पाकिस्तान में, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उसका तो वजूद होना ही अपनी जगह पर एक सवाल है और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म होता है तो शायद हमारी मैशत, हमारी को कौम, डायरेक्ट सूद को अल्लाह से जो है ना वो जंग करार दिया गया है, तो शायद इसी से ही कोई बरकतें नाजिल हो जाएं। खैर, ये क्रेडिट मैं इसलिए देता हूं कि अगर बतदरीज भी एक हिस्सा बन गया आइन का तो भी कामयाबी है एक अपनी जगह पे। दूसरा ये कि मौलाना जो है ना वो जिस तरह उन्होंने 26वीं तरमीम के लिए जो किया, मैं इस हवाले से ये नहीं समझता। पहली बात तो ये कि 27वीं तरमीम अपनी जगह पे अभी तक कोई ऐसी शक्ल इख्तियार नहीं कर चुकी कि वो आनी ही आनी है। ये वैसे अभी तक बातें हैं और ये हुकूमत और हुकूमत के ये जो मुशीर और वज़ीर हैं ना, ये इतने अब क्या कहूँ कि इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है कि एक चीज़ होती है या नहीं होती, उससे पहले इनको इंटरव्यू देने का बड़ा शौक है। और रेटिंग और खबरों में रहने का बहुत शौक है। अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पे भी बड़ी याद अल्लाह है राना सनाउल्लाह साहब से, लेकिन ये कि अच्छा मैं तो उनकी गुफ्तगू से चंद एक जो लोगों हैं उनसे मुतासिर भी होता हूँ कि ज़रा नपी तुली सोच समझ के बात करते हैं, ठहराव है। लेकिन ये कि फिर भी ये अब जितना कि एक आप कह लें लोगों ने एक पूरा जो है ना फिल्टर लगा के बैठे हैं। साहब, हमारे गेस्ट आ गए हैं, माहिर कानून खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। खुर्रम साहब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। खुर्रम साहब, PTI ने जुडिशल तहरीक चलानी थी, तो क्या बना इस तहरीक का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहरीक सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से शुरू हुई, क्योंकि हमारे गालिबन 6 से 7 लोग जीत गए और अल्लाह ताला करम करेंगे। मतलब हम वो कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जो इस मुल्क के लोगों की पल्स नहीं, कभी भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को तनहा छोड़े। मतलब आप ये सोचें कि इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में लोग इस मुल्क की हर चीज बेचना चाह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि भाई नहीं, कोई चीज आप
आउटसोर्स कहते हैं जी, इसको ना आउटसोर्स का लफ्ज देते हैं। हम कुछ भी नहीं बेचना चाहते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज में हर चीज रहे। कोई मिसाल भी दें खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। ये मिसाल ये है कि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया जी। और बाकी भी यही कह रहे हैं कि आउटसोर्स, वर्ड ये यूज करते हैं आउटसोर्स। आउटसोर्स नहीं होता, ये सेल कर रहे हैं हर चीज को, मतलब ये पाकिस्तान की इस धरती को सेल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ये हो। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अगर पीटीआई आती है तो जो मौजूदा जो इस वक्त मईशत का हाल है बुरी तरह, जिस तरह ज़ाहिर पीटीआई जब आई भी, एक मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके पास क्या इसका सलूशन निकल सकता है, या आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या समझते हैं कि फिर ये हम इस तरह अपने इदारे गिरवी रख के ना चलाएं तो फिर किस तरह मईशत चलेगी? देखिए मेरी बात ये है कि पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर, अगर आप बोले या मैं बोलूं कोई और बोले, ये पूरी दुनिया के अंदर है। जो लीडर होता है ना, लीडर होता है, उसके पास हर चीज का हल होता है। तो ये अगर ये करना चाह रहे हैं और इस तरह करना चाह रहे हैं तो ये इनके बस में नहीं है। और ये खुद इतने हाई फाई चीज के लिए कि तरामीम लेके आ रहे हैं। किसमें ये तरामीम लेके आ रहे हैं? अच्छा, उस तरफ आना ही था मैंने, आपने बात कर दी, ठीक है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, एक इल्जाम है, आप थोड़ी सी उसमें करें कि पीटीआई बहरहाल खामोश रजामंदी करके उन्होंने ये सारा कुछ किया और इस वजह से फिर उन्होंने तमाम कमेटियों में नाम भी दे दिए हैं। अगर सुन ले, जो लोग बिक गए, ठीक है, चंद सिक्कों पे बिके। हाँ, पीटीआई ने किसी तरमीम को नहीं माना और ना मानेगी। अच्छा, जो हुई है पीटीआई मानती नहीं है भाई। अच्छा, मानती नहीं है, ठीक है। तो अगर 27वीं भी आ रही होगी या उसमें भी फिर इसी तरह का शोर शराबा करके फिर कोई मौलाना के जरिए कोई फिर वॉकआउट करके तो वो हो जाएगी। फिर उनके नतीजे में जो कमेटियां बनती हैं, जुडिशल हो या खसूसी पार्लियामानी कमेटी, उसमें फिर बैठ भी जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ बता दूं आपको। जी जी। शायद प्रीमैच्योर हो, लेकिन जो ये कर चुके हैं उसमें मौलाना साहब को मेरा सलाम। अपने हिसाब से जो हो गया, ये 27वीं तरमीम के लिए नाक भी लग ले तो नहीं बनेगी। ये चाहते हैं कि आइन के अंदर ऐसी पाबंदकारी करें जिसके अंदर फौजी अदालतें बने, नहीं बनेगी। फौजी अदालत में सबसे पहले जो गैर आईनी लॉ मिनिस्टर हैं वो सबसे पहले उसमें ट्राई होंगे। अच्छा जी। उसके बाद बाकी लोग होंगे जो उनके तबले पे या साथ पे बैठे हुए। ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अभी आगे का क्या सिनेरियो, आप क्या समझ रहे हैं, सियासी तौर पे हालात क्या बता रहे हैं? मुख्तलिफ किस्म की जो अफवाहें भी हैं, शायद अब बुशरा बीबी के बाद इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएं, क्या उम्मीद लग रही है, या हालात इसी तरह ही चलेंगे? खान साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी। और वो इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। ये जो गठजोड़ बनाना, सबसे पहले यहूदियों ने ये काम किया, जिन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ एक, और सबसे ज्यादा इसके अंदर नून लीग वाले बोल रहे हैं जो खुद यहूदियों के हामी हैं। अच्छा, ये हामी है, ये इल्जाम लगाते हैं। स्क्रैप का कोई काम कर रहा है, मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो सारा वहां से आता है। ये तो सारा एक मजाक है। इस मजाक को ये चाहते हैं कि हम इस पे मोहर लगा दें। लाहौल वला कुव्वत, कभी भी हम लोग इस पे कोई भी मोहर नहीं लगाएंगे। सही है, सही। अच्छा, आप बतौर माहिर कानून भी इसको क्या देखते हैं? जैसे 26वीं आईनी तरमीम में अब अगर ये लग जाती है सुप्रीम कोर्ट में और इसकी समाअत होती है, जो कि दायर तो होगी उसकी दरख्वास्त, तो इसका क्या मुस्तकबिल है? ये रह जाएगी, बच जाएगी? मैं तो वहां से शुरू करूंगा जहां हमारे आज के चीफ जस्टिस साहब ने
अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट बना दिया जी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ना काजी था, ना फायज था, ना ईसा था, उसकी हर चीज को डस्टबिन में फेंक दिया कि पाकिस्तान इसका महत्वमिल नहीं है, पाकिस्तान वे फॉरवर्ड चाहता है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चीज आएगी। अच्छा, ये पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी जो जजिस के दरमियान है, अदलिया में है, इंशाल्लाह। ये इनके आने से, यानी इस पे पीटीआई भी मुत्तफिक है और पीटीआई भी इत्मीनान का मुजाहरा कर रही है कि जो भी एक तो फैसला हुआ है जस्टिस याया अफरीदी साहब का, और इससे पहले चलें जो भी बात है, हम अब चूंकि वो फिर कंट्रोवर्सी आ जाएगी तो वो रहने देते हैं कि उससे पहले रोकने के लिए क्या क्या किया, डी चौक भी और सारी चीज़ें, तो पीटीआई ने ये हजम कर ली है, यानी ये चीफ जस्टिस, और इनसे उम्मीदें भी अच्छी वाबस्ता हैं। ऐसे है कि मैं सीधी सी बात करूंगा, हाँ, कि हमारे चीफ जस्टिस साहब अगर इस चीफ जस्टिस को 5 साल, ये 3 साल पूरा करेंगे, 3 साल जो है, तो उनके 5 साल खत्म हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल होगा, वो अभी भी चीफ जस्टिस हैं, इस पूरी सिस्टम को वो सही सिमत में लेके आएंगे, उसके बाद फिर दोबारा फिर चीफ 3 साल के जस्टिस लिए बनेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम है, तो फिर वो बन सकते हैं दोबारा अभी 3 साल के बाद। इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। बहुत नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं हम ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सही साहब, जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि वोट ख़रीद लिए हुकूमत ने, तो लग तो यही रहा है कि वो 27वीं आइनी तरमीम में वोट नहीं डालेंगे, और शेख रशीद साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब ने 27वीं तरमीम के लिए कॉल दे दी तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वो ठीक है, वो कॉल तो तब देंगे ना अगर वो उनको कोई इख्तलाफ होगा। हाँ। वैसे तो जो उनका ये इल्ज़ाम है या उनका ये दावा है, ये अगर इसको एड्रेस करना है हुकूमत ने सही तरह, जो कि नहीं करेंगे, अभी तक किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये गलत बयानी है, ये ऐसा नहीं है, नहीं खरीदे, खरीदे क्यों नहीं है, ठीक है, वोट कहाँ से आए हैं, कुछ लोगों ने वोट किया है सेनेट में भी, और उसमें अच्छा, उसमें खरीदना इजाफी लफ्ज है, बहरहाल मैनेज करना तो बहरहाल बिल्कुल ही फिट लफ्ज है, तो अगर उस तरह नहीं करेंगे तो फिर मैनेज किए, तो इसलिए इनके कोई तरदीद तस्दीक नहीं आने लगी। तो इस वक्त बिलावल साहब क्या रोल प्ले करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी पीटीआई भी ये कोशिश कर रही है अच्छा, कि अपने जिन्होंने वोट दिए हैं उनको शोकाज नोटिस तो जारी कर ही दिए है, तो उनको नाअहल भी करवाया जाए, तो हम फिर नहीं, नाअहल हो नहीं सकते, वो जाहिर है, वो पहले से उनका कोई, वो आज़ाद लोग हैं, उनकी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो नाअहल होना तो नहीं हो, अभी मुमकिन नहीं है ऐसा। अच्छा। और वो आज़ाद लोग थे ना, पीटीआई के कोई 41 लोग तो हैं इधर आज़ाद अभी तक, और वो फैसला जो असल में जो पूरा इतनी खिचड़ी का बायस बना, उस फैसले पे अमल दरामद भी नहीं हुआ, तो स्पीकर ने भी बाद में एक, अभी उनके बारे में एक खबर चली थी 1-2 दिन पहले कि मैं जो है ना, जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानूंगा, ये एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने जो है ना वो रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने उसकी वजाहत जारी की, उन्होंने कहा मेरा ये सारा जो बात है ये सैकुस बाग से हटके पेश की गई, मैंने इस तरह नहीं बात की थी। अच्छा, खैर, इससे पहले वो ख़त भी लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये इसका फैसला करें जो मखसूस नशिस्तें हैं, और ये ज़ाहिर है उनका नहीं हिस्सा बनता, और इस तरह से आप इनको नोटिफाई करें। अच्छा, अब ये कि कोई गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग हुई है स्पीकर हाउस में, और वो मीटिंग सिर्फ इस हवाले से, ये 27वीं तरमीम का एक शोर है, वो तो और भी तरीके से सादा अक्सरियत से भी एक तरमीम कर सकते हैं ना, ये जो 17 जजिस से 23 जज करने हैं उन्होंने, ये इतने ही हो सकते होते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? उसी का तो फ़ायदा है, अब अगर पोलराइजेशन है और उसमें पीटीआई से मोहब्बत करने वाले, सीधी सी बात है, हेर फेर अल्फाज का जो भी कर लें वो ज़्यादा हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी भी जिस तरह के अभी आते ही मौजूदा चीफ जस्टिस ने जो फैसले किए हैं, उससे भी एक तलवार भी लटक गई है ना, फिर से परेशान कर दिया है बहरहाल चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को। बिल्कुल।
तो अब जब मजीद जजेस का इजाफा होगा तो वो जजेस जरा देखभाल के करेंगे ना कि ये कोई किसी जमात से मुंसलिक ना हो और अपने साथ मुंसलिक हो। इस तरह का फैसला जब हो जाएगा तो एक अक्सरियत भी बढ़ जाएगी। और बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि केसेस का चूंकि बहुत बर्डन है, तकरीबन 60,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं फुल कोर्ट के इजलास में, 59,000 और 191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जिसकी अभी ताज़ा तरीन जो ज़ाहिर रिपोर्ट हुई है इसमें फुल कोर्ट के इजलास में। अभी हमने देखना है 2 नवंबर का फुल कोर्ट इजलास भी, उससे चीज़ें कुछ डिसाइफर करने में आसानी हो जाएगी कि अब अदलिया क्या चाह रही है और वो किन चीज़ों को टेकअप करना चाह रही है। सर, अभी 27वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर इत्तफाक़ राय हो जाती है तो मिलिट्री कोर्ट्स बन सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर 1 साल के सनसेट क्लॉज पे आप राज़ी हो जाएं तो फिर शायद हम इस पर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए एग्री कर जाएं। तो क्या आप समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगे? अगर तो देखें 27वीं आईनी तरमीम लाना वैसे तो आसान नहीं है और लानी भी पड़ जाती है तो फिर जिस तरह पहले मौलाना की बातें मान ली हैं, कुछ अपनी मनवा ली हैं, कुछ उनकी मान ली हैं तो हो गई। और अब 27वीं की जो ज़रूरत है तो इसी तरह कुछ उनकी भी मान लेंगे, कुछ अपनी भी मान लेंगे। लो दो ही होता है सियासी तौर पे, जब टेबल पे बैठते हैं तो गिव एंड टेक ही होता है। तो वो कुछ उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। कोई मिलिट्री कोर्ट्स कोई उस तरह है नहीं जिसको जिस तरह बनाया जा रहा है, इस पहली दिन से ये आइडिया नहीं है। मिलिट्री कोर्ट मखसूस इलाकों की हद तक हैं बननी, जो वहाँ पर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना था। इतनी सी बात है, डे 1 से है। लेकिन चूंकि फिर वो शोर भी है, फिर एक चीज़ भी ऐसी है कि जिसको बहरल जिस पर सवाल उठाया जा सकता है। और माजी में भी क्या मिलिट्री कोर्ट्स का जो सिविलियन का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने के हवाले से क्या इमरान खान इसकी क्या मुखालफत करते थे? हरगिज नहीं करते। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कहते थे याहिया अफरीदी, वो तो मुखालफत करते रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में वो मदद करेंगे इस हवाले से? ये कोई पहले भी चीफ जस्टिस इसकी कोई सपोर्ट नहीं करते रहे, वो भी बड़े अपराइट इंसान थे। वो कुछ पॉलिटिसाइज हो गए और पोलराइज हो गए, या कर दिया गया, हुए थे कि नहीं हुए। तो ये कोई भी जो मतलब ख़ास तौर पे कोई एक जज वो अगर कोई आइन के ख़िलाफ़ कोई बात होगी, कोई आइन की शिकों की कह लें, जो शख्सी आज़ादियों और इंसान की जो भी हकूक़ हैं जमहूरी, उन सारी किसी भी तरह से बोलने पे भी ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़, उस हवाले से कहीं भी खिलाफ वर्जी होगी तो जज ने तो यही कहना है ना, वो तो यही करेंगे ना कि ये नहीं हो सकता। मसला ये नहीं है, ये कभी भी, ये पीटीआई को भी ये मसला नहीं रहा, अपने दौरे इक़्तिदार में भी नहीं ये मसला रहा। अपने दौरे इक़्तिदार में इमरान खान समेत पूरी पीटीआई इसको एंडोर्स करती रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। ये मौजूद है उनकी फुटेजेस और उनकी तकरीरें अभी। अब तो चूंकि दौर बहुत आगे चला गया तो कोई चीज़ नहीं छुपती। अच्छा, तो ये मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान का कहीं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना हो जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं डील नहीं करूंगा चाहे आप मेरा मिलिट्री ट्रायल कर लें। किसने कहा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये अलीमा खान कह रही हैं जी। तो अलीमा खान के कहने से तो फ़र्क की बात नहीं है ना। वो उनके कहने पे तो फिर अभी तक पार्टी में ये शेर अफजल मरवत भी उनको नहीं मिलने चाहिए थे, और जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, वो चेयरमैन भी नहीं रहने चाहिए थे। जिस तरह के उनके तकरीर हैं, उनसे मिलने के बाद के जो उनके एक नॉन पॉलिटिकल शख्सियत के होने के नाते से भी उन्होंने जो भी बात की, जितनी भी सामने आई, तो वो तो कहती हैं कि पीटीआई कुछ नहीं कर रही, ये खाली जो है ना मीटिंगें करते हैं और ये पता नहीं मरात को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये मेरे भाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो ये इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? सारी की सारी जद्दोजहद, सारी की सारी इस वक्त जो लड़ाई है, और पहले भी जितनी लड़ाई लड़ी 26वीं तरमीम के लिए, कितने कितने एहतजाज किए, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के तनाजर में हुए हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए हुए हैं। और इससे भी अगली बात यह कि ये खदशा है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल हो सकता है। सर, बशीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की काफ़ी अरसे से हम बाज़गश्त सुन रहे हैं बशीर साहब, तो आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी जो ये लड़ाई चल रही है पीटीआई के अंदर, इसका अंजाम क्या होगा?
देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त जितनी भी है और माजी करीब में भी, बल्कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान जब तक मौजूद हैं उस वक्त तक तो तहरीक इंसाफ में ये लड़ाइयां बेशक होती रही, लेकिन पार्टी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसकी वजह यह है कि जितने भी जो लोग हैं, खासतौर पर जो वोटर है, वो इन लोगों को जो इस वक्त बेशक वोट लेके आए हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर हैं, एमपीएज हैं, यहाँ तक के वजीर आला हैं, उनमें से किसी को भी ना तो अपना लीडर मान रहा है, ना तहरीक इंसाफ मान रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इनको जिसको कहते हैं ना जुज वक्ती सेटअप के तौर पे तस्लीम कर रहा है। उनके लिए इमरान खान ही जमात है, इमरान खान ही पीटीआई है। इसलिए अगर ये लड़ाई हो भी रही है किसी लेवल पे अरकान के दरमियान इख्तलाफात हैं, या वो इख्तलाफात हैं जो किसी भी मसले को हैंडल करने के हवाले से पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एग्रेसिव एहतजाज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें बातचीत के जरिए बात आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोग इस आईनी अमेंडमेंट के हक में थे, कुछ लोग इसमें अपनी तरमीम लाना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली फैसला इमरान खान ने किया और उसने जो है वो सारे मंसूबे को खत्म करके कहा जी के हाथ में से कोई भी वोट नहीं देगा। और ऐसा ही हुआ कि पार्टी की अक्सरियत ने वोट नहीं दिया, और जिन्होंने दिया वो अब जाहिर है तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, और उसके साथ साथ उनको टेक्निकल बुनियादों पे इस्तेमाल भी किया गया और वो हुए भी। और जाहिर है अगर जमहूरियत और जमहूरी असूलों को देखा जाए तो वो कोई अच्छा शगुन भी नहीं है, अच्छा इकदाम भी नहीं है, और उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर है पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके जरिए वो आगे बढ़े। लेकिन बशीर साहब, अगर पीटीआई में भी मरूसियत की सियासत शुरू हो जाए, जिस तरह कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी इसको लीड कर लें या अलीमा खान लीड कर लें, फिर क्या पार्टी उनको कबूल कर लेगी और पार्टी एक हो जाएगी? फिर देखिए, मरूसियत की का सवाल तो तब आएगा जब इमरान खान के बाद कोई आएगा। अभी तक इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर, जिनको तहरीक इंसाफ में आए हुए 2 साल भी नहीं हुए थे, कि उनको अपनी पार्टी का चेयरमैन बना दिया, तो उनकी जमात ने उनको वोट देके इलेक्टेड चेयरमैन बना दिया। इसी तरह जब इमरान खान जिस किसी भी दूसरी शख्सियत को नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो अलीमा खान हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो या कोई और, तो इमरान खान की पार्टी का वर्कर उनको एक्सेप्ट करता है। इमरान खान की पार्टी का वर्कर हर उस मसले पर जिस मसले को पर की बुनियाद पर उसने किसी दूसरी जमात को तनकीद का निशाना बनाया होगा, जब वही काम या वही इकदाम इमरान खान करेंगे तो वही वर्कर उसके लिए 100 जवाब तलाश करेगा। हाँ, ये ठीक है ये बशीर साहब, 100 जवाब बता के भी कहेगा कि नहीं, क्योंकि इमरान खान का फैसला है इसलिए दुरुस्त है। अब इसलिए पार्टी वर्कर जो है वो इमरान खान की बात मानता है। जी बशीर चौधरी साहब, मैं ये बात आपकी समझ रहा हूँ। ये जो अब ज़ाहिर एक टर्मिनोलॉजी एक आई है, इस्तिलाह कल्ट, ये बड़ी फिट आती है इस बात पे और ये बड़ी नुकसानदेह है। देखिए, अंधी अकीदत, अंधी तकलीद किसी भी कौम के लिए ठीक नहीं है, सीधी सी एक बात है। और जो इस वक्त चैलेंज है सबसे बड़ा वो यही है। आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट को भी आप कवर करते हैं और करते रहे हैं, अभी कल इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। इससे पहले पीटीआई और हामिद खान ने बड़ा ये किया था कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ना रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, उड़ा देंगे और एक वकला की तहरीक चल जाएगी। अब ये कोई जुडिशल तहरीक, कोई वकला की तहरीक, कोई इस तरह का कितना के इम्कान है? देखिए, जो कल का इलेक्शन था वो 2-3 लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट था। पहली वजह तो ये थी कि ये इलेक्शन एक ऐसे सियासी माहौल में हो रहा था कि जब बिल्कुल जो आम इंतखाबात का सियासी तकसीम वाज़े थी, बिल्कुल वकला में भी इस वक्त वो तकसीम वाज़े होके नजर आ रही थी। ऐसे में ये मुकाबला बड़ी सियासी जमातों का आपस में बन चुका था। अगर के वोटर जाहिर है वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, तो उन्होंने ही वोट करना था। और जो वकला तहरीक है
उसके हवाले से आपने बात की, तो अगर जाहिर है अगर हामिद खान की पार्टी या हामिद खान के ग्रुप के लोग जो है वो ये इलेक्शन जीतते, तो इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को वकला की अगर हिमायत इस तरह से हासिल हो जाए कि वो मुल्क के अंदर वकला तहरीक शुरू कर सके एक अच्छी खासे लेवल पर और इतने ऊपर के लेवल पर, तो फिर तो जाहिर है हुकूमत के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी मुश्किलात होती। लेकिन ये इलेक्शन जो है वो उसका नतीजा उनकी तवक्कुआत के बरक्स आया है। तो अब इसका एक नुकसान भी होगा कि जाहिर है सेक्रेटरी की सीट जो है वो हामिद खान का ग्रुप जीता है और सदर की सीट जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप जीता है। तो इससे जो बार एसोसिएशन है वो भी तकसीम का शिकार रहेगी, अपने फैसलों में भी इनको जो है वो ये यकीनन जो है ना स्टेगनेंट सी पोजीशन रहेगी और ना आगे बढ़ सकेंगे ना कोई फैसला कर सकेंगे। तो ऐसे में जो है ना वो मुश्किलात दरपेश रहेंगी और इन्हीं मुश्किलात का फायदा होगा कि कोई तरमीम के खिलाफ कोई मुहिम शुरू नहीं हो सकेगी, कोई तहरीक शुरू नहीं हो सकेगी। इसी तरह कोई अब जो वकला तहरीक है उसका कोई सर पैर नहीं होगा, कहीं आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन इसका एक फायदा जो है ना वो जरूर होगा हुकूमत को कि जुडिशल कमीशन जो बनना है उसमें एक नुमाइंदा जो है वो बार एसोसिएशन का होना है जी, और एक वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट वो जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उनकी जानिब से नॉमिनेट करके जो है वो दिया जाना है और एक बार कौंसिल का नुमाइंदा होना है। यानी 3 वकील जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर हामिद खान का ग्रुप जीत जाता तो जो नुमाइंदा जुडिशल कमीशन में जाता वो अपोजिशन की साइड का होता। लेकिन अब वो जो नुमाइंदा है या और जो बार कौंसिल का अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो तीनों ज्यादातर उसके चांसेस यही है कि वो हुकूमत की साइड के होंगे। तो जो जजेस तैनाती का मामला है, उसके बाद आईनी अदालत के आईनी बेंच के सरबराह का मामला है, तो इस मामले में हुकूमत को 2 वोट कम अज कम इजाफी जो है वो इस इलेक्शन के नतीजे में मिले हैं। तो जाहिर है हुकूमत को इस इलेक्शन का फायदा हुआ है और तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हुआ है। और उससे भी बड़ी बात जो इस पूरे इलेक्शन की है कि जब तहरीक इंसाफ इस पे या तहरीक हामिद खान ग्रुप जो है वो इसमें धांधली का इल्जाम लगा रहा है, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ भी नफाज हुआ है। ये क्या मतलब, वो तो बड़ा फेयर सा इलेक्शन है। 47 का नफाज हुआ है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ के 5 पोलिंग स्टेशन थे और 5 पोलिंग स्टेशन से हामिद खान ग्रुप को के उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। बिल्कुल हुई है। इस एक बुनियाद ने इस जो धांधली का जो बयानिया है उसको नुकसान पहुंचाया, उड़ा दिया, ठीक वो है, खत्म कर दिया है। तो अब ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये यहीं पे सिलसिला रुक जाएगा। अच्छा, मौलाना ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है, वो क्या कोई पॉइंट स्कोरिंग है पॉलिटिकल, या वैसे ही ठीक बात है कि 11 पार्लियामेंटेरियंस जो हुकूमत ने खरीद रखे थे? सीधी सीधी बात की उन्होंने, कोई मैनेज नहीं कहा, कोई और चीज़ नहीं बोली। उन्होंने कहा जी बस खरीद रखे थे, तो मैंने तो इसलिए ये बचत की, यानी तो 56 नुकात पे मुश्तमिल जो मुसवदा वो अप्रूव हो जाता और वो 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बन जाता, तो मैंने ये किरदार अदा किया। ये कुछ 27वीं के लिए कोई राह हमवार तो नहीं कर रहे? मेरा ख्याल है मौलाना ने इसमें आधा सच बोला है। जो आधा सच ये है कि जो तहरीके जो 11 अरकान जिनका जिक्र मौलाना ने किया, हाँ जी, वो तो पीटीआई के या पीटीआई के वोट की हिमायत से जीते हुए थे। हाँ जी, मौलाना ने अपने लोगों का जिक्र नहीं किया जिनके टूट जाने का मौलाना को खदशा। उन्होंने वो तो मनवा लिए थे, उससे पहले बुलवा भी लिए, बाजियाब भी करवा लिए। जी, वो बाजियाब जरूर करवा लिए और वो ऐसी सूरत में ही बाजियाब हुए कि मौलाना ने जब हिमायत की यकीन दहानी करा दी तब जाके वो बाजियाब हुए। और अगर किसी लेवल पे जाके मौलाना जो है वो इस तरमीम के मुखालफत में जाते तो कभी इम्कान था कि मौलाना की सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ईवानों में जो पार्लियामेंटी पार्टी है वो टूट जानी थी। और लोग जो है वो इस तरमीम के हक में वोट देते। उसकी 2 वजूहात हैं, उसमें से साबिक
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा लंदन में गए थे, जी। वहाँ पर मिडल टेम्पल में बतौर बेंचर उन्होंने शिरकत की। वहाँ पर भी पीटीआई ने एहतजाज करना शुरू तो कर दिया ये और मुझे उनकी बताएं, गाड़ी के ऊपर भी हमला किए। ये कोई अच्छा काम उठाया, कदम उठाया पीटीआई ने? अच्छा काम किया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताएं कि ये जो इनके साथ चीफ जस्टिस साहबान थे, साकिब निसार, जिन्होंने प्लेट में रख के उनको जो है ना इक़्तिदार दिलाया है, और उससे पहले शरीफ बरादरान को नाअहल भी किया है, और उसके बाद केसेस भी बनवाए जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन एक जिंदा मिसाल है, हमने कल भी बात की थी। उनके बाद जो उमर अता बंदयाल हैं, जो क्लियर कट बाय हुक एंड बाय क्रोक उन्होंने पीटीआई का साथ दिया, तो किसी जगह पे ये बाहर जाते हैं। कभी किसी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने किसी साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई इस तरह का कोई मुजाहरा किया? भाई आप इमरान खान के खिलाफ कर लें, आप नवाज शरीफ के खिलाफ कर लें, वहां पर गए हैं साथ। अच्छा, एजाज अपनी जगह पे, वो एजाज उनको तो कोई मानी नहीं रखता ना, वो तो सिर्फ अपनी, और वहां देखें वो ये सोशल मीडिया के चंद छोटे छोटे छोकरे हैं, बच्चे हैं, और इन्होंने जो है ना वो अपनी रेटिंग, अपनी फेम के लिए इतने घटिया काम शुरू कर दिए हैं कि जनाब दुनिया के किसी कोने में कोई भी बाइज्जत साबिक चीफ जस्टिस भी जाता है। मैं कह रहा हूं इसी फर्क को देख लें कि साकिब निसार कितनी दफा बाहर गए, और उमर अता बंदयाल जहां भी हैं, कभी किसी ने कोई बात की उनको? वो भी तो कहीं ना कहीं आते जाते हैं, कहीं निकलते हैं। यहाँ इन्होंने उनको जनाब यहाँ लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद से लेके वहाँ एयरपोर्ट जाने तक और फिर वहाँ से निकलने तक जो जगहंसाई की है मुल्क की, इस वजह से अगला जो कदम उठाया वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं शख्सियत थे। नवाज शरीफ के बारे में जिन्होंने किया, इस बारे से नहीं किसी ने किया कि इनकी शहरियत खत्म की जाए, कैंसिल की जाए, और इनकी शनाख्त की जाए। उन्होंने नादरा को कहा है कि इनके जरा रिकॉर्ड निकालें और इनके पासपोर्ट मनसूखी के लिए जो है ना, फिर उसका एक तरीकाकार होता है। वो अब तरीकाकार पहले भी इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी, लेकिन नहीं किया। अभी भी या तो ये सिर्फ अभी बयान हो सकता है, या इसने वफाकी काबीना में जानी होती सिफारिश दाखिला की तरफ से, वो फिर जाती है तो फिर देखी जाएगी कैसा। लेकिन ये नहीं होना, और इसी वजह से इनकी इस कानूनी अमलदारी ना होने की वजह से कोई चीज कंट्रोल में नहीं है। बातें, दावे बहुत किए जाते हैं, और उसके बाद जिस भी मसलियत का शिकार होते हैं और वो और शेर हो जाते हैं। वो शयान अली अपनी तरफ से, अब उसका भी मौकफ आया है, वो कहता है कि ये प्रोटेस्ट है, ये इस पे कोई शहरियत खत्म नहीं होती। भी ये प्रोटेस्ट है कि आप साबिक चीफ जस्टिस को जो है ना आप घेरा डाल लें और उसके खिलाफ नारेबाजी करें। आगे बढ़ते हैं। 33 IPPs को एक साल में तकरीबन 980 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस उनको देने का और लेने का इंकशाफ हुआ है। साहब ये तो कोई तकरीबन आप समझ लें कि 10 खरब रुपए है, तो ये सीधा सीधा अवाम की जेब पर डाका है, सीधा सीधा है, और उसका कोई हसूल नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई कंजम्पशन नहीं है, कोई काम नहीं है। आराम से बैठे अपनी जेबों में जितने 33 IPPs, उनको जितने भी अरबों रुपए आ रहे हैं, ठीक है जी, खरबों तो टोटल हो गया, 10 खरब के करीब ये जो है ना, इनको एक साल के अंदर ये इनको कैपेसिटी चार्जेस मिले। 1 अरब लेने के लिए IMF के आगे वो 1 अरब डॉलर है, ठीक है ना। ये इतने जो रुपए, आखिर बड़ी रकम है, ये इतनी रकम मुफ्त में लेना, कोई मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसी कोई और रियासत नहीं हो सकती जहां पर इतना आसान है चंद लोगों को पैसा जो है ना वो बटोरना और इकट्ठा करने के लिए। दुनिया में इससे जन्नत नहीं होगी कि इस तरह के सरमायाकारों के लिए। इससे अगली बात भी यह है कि जो 2018 से लेके 2022 तक ये जो IPPs हैं, जो तकरीबन 200 से ज्यादा बनते हैं, इनका टैक्स भी उन्होंने उसमें भी छूट दी है। अच्छा। और वो भी 168 अरब रुपए बनते हैं। भाई हद हो गई है। उधर से आप वैसे ही तो आप टैक्स भर भर के ले रहे हैं, भर के ले रहे हैं, और जिसको 50,000 रुपया भी है तो वो उसमें भी टैक्स लेंगे। हाँ। और गरीब जो बेचारा कोई 10 रुपए कमा लेता है तो उस पर 5 रुपए वो टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यही बात है, इस मुल्क को कैसे चलना है। आपने खुद 2017 में एक पॉलिसी बनाई टैक्स के हवाले से, और जो टैक्स पेयर्स हैं, कंपनीज, प्राइवेट इदारे, उनको टैक्स छूट नहीं देंगे। ये PTI ने आते ही 2018 में एक टैक्स छूट का नारा लगाया, वो एमनिस्टी भी निकाली, और जनाब 22 तक अपने दौरे इक़्तिदार तक इन्होंने इन्हीं IPPs को
उल्टा जो आप पैसे दे रहे हैं ना उसमें से टैक्स तो गवर्नमेंट ने लेना है ना, चाहे वो कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से आप हमारी कौम का पैसा जो है ना बहा रहे हैं और उन पे बारिश कर रहे हैं पैसों की, और उसका जो टैक्स बनता है वो भी आप नहीं ले रहे। ये इंतहा है। हुकूमत आई है उसको आईनी तरमीम की जगह इस हवाले से अवाम को रिलीफ देना चाहिए ना साजिद साहब। चले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।